अपादान तत्पुरुष हो चुका था हमारा, सेवानिवृत्ति तक लिख लिया था, है ना। चलिए इस सेवानिवृत्ति लिख लिया था ना। चलिए इससे आगे लिखिए संबंध तत्पुरुष। लिखने का काम पहले कर लेते हैं, फिर समझाऊंगा एक एक। आज ये समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। संबंध तत्पुरुष, कारक चिन्ह का, के, की, का, लो। अमृत धारा, ऋषि कन्या, कन्या थे आप क्यों? नहीं आया था। बाद में जो आ रहे हैं उनको लिखने का समय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, समय नहीं मिलेगा। पेन चलाओ फटाफट स्पीडली। लिख लिया सभी ने? आ जाओ आ जाओ। संबंध तत्पुरुष के बाद हमारा अगला है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। अभी इसको लिख लो आप। तो अब वापस बैक जब समझाऊंगा उस समय लिखना। आप हेडिंग डाल दो अधिकरण तत्पुरुष। पड़ोसी से देख लो, उन्होंने लिख रखे हैं। हर एक विद्यार्थी ऐसा है अपने पास में जो होशियार है, वो तुरंत लिख देते। अंक कितने थे पता? अभी कॉपी नहीं खोली है। आज ही आए बूंदी से। अधिकरण तत्पुरुष मैं और पर का लोप होता जाता था। अश्वारूढ़, आत्मविश्वास, आप बीती, ईश्वराधीन, कविराज, कवि शिरोमणि, कवि पुंगव, घुड़सवार, जलमग्न, देशवासी, मुनि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सिद्धार्थ, हरफनमौला, सर्वोत्तम।
वापस आएंगे, हम बैक आएंगे सब पर, ये पूरी स्क्रीन पे रहेंगे। अगर किसी ने नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं इनका विश्लेषण करूंगा ना तब आएंगे, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अश्वारूढ़, आत्मविश्वास, तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। आप बीती, ईश्वराधीन, कविराज, कवि शिरोमणि, कवि पुंगव, गुणसवार, जलमग्न, देशवासी, मुनि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, हर फन मोला, इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पर, ये हर फन मोला। ऑलराउंडर, इंग्लिश में बोलते हैं हरफन मोला, इसको क्लियर करेंगे। हर फन मोला है, ये हरफ मोला नहीं है, ठीक है। हो गया, लिख लिया सभी ने? कंप्लीट है? yes, sir. जिसने नहीं लिखे कोई बात नहीं, अब एक से वापस आ रहे हैं शुरू से, तो उस समय स्क्रीन पे वही रहेगा, तब तक आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कारक चिन्ह के आधार पर, मैंने ये बात पढ़ाई थी आपको, ठीक है। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 6। कौन कौन से? तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, सप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म का मतलब कौन सा कारक चिन्ह होगा? को। जहां को का लोप होगा मतलब विग्रह में हम को लाएंगे। और करण तत्पुरुष में क्या होगा? से या द्वारा का लोप, से साधन के लिए और द्वारा शरीर के अंगों के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। सप्रदान के लिए का प्रयोग करेंगे। अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की मतलब जेंडर के अनुसार की का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई पुल्लिंग है तो का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अधिकरण में क्या आएगा? मैं और पर। बाकी कर्ता कारक किसी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते हैं, तो इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें से सबसे पहले नंबर पर हमने बात की थी, यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहां संधि भी है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा विशेष देखते हुए समझना है। जैसे देखिए विकासो उन्मुख, ये गुण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? गुण। और इसका संधि विच्छेद होता है विकास धन उन्मुख। विकास धन उन्मुख, यानी इस तरीके से अ के बाद उ बनता है, जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय, रोग धन उपचार, रोगोपचार, इस तरीके से विकासो उन्मुख शब्द है। इसके अलावा और देख लेते हैं कोई संधि वाला, जैसे आदर्शो उन्मुख, आदर्श प्लस उन्मुख। और कोई संधि वाला शब्द देख लेते हैं, इसमें आ तो नहीं रहा, जैसे मनहर, मनह प्लस हर, ये विसर्ग संधि से बना हुआ है। बाकी कोई होगा तो और बात कर लेंगे। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले विकासोन्मुख। विकासोन्मुख का मतलब होता है विकास को उन्मुख, विकास की तरफ बढ़ता हुआ इसका मीनिंग है। तो इसका विग्रह लिखिए आप, विकास को उन्मुख, और को अंडरलाइन कर लेना, विकास को उन्मुख, विकास को उन्मुख। ओके, चलिए अगला देखो क्या आ रहा है? आपत्तिजनक। वाक्य प्रयोग करते हैं। नेताजी के आपत्तिजनक बयान से पार्टी में खलबली मच गई। आपत्तिजनक का मतलब होता है जो आपत्ति को जन्म देता है। जनक यानी जन्म देने वाला। ऐसी कोई बात जो आपत्ति को जन्म देती हो उसको कहते हैं आपत्तिजनक। तो इसका विग्रह होगा आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला। इसका मीनिंग है आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्तिजनक। आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख, जो आदर्श की तरफ है उसको कहेंगे आदर्श को उन्मुख। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, विरोधजनक बयान, विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला, विरोधजनक, विरोध को जन्म देता, ठीक है।
चलिए अब थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि ये जो शब्द आ रहा है वो आगे और भी हमारे लिए कोई समस्या पैदा करने वाला है। ये एक शब्द आ रहा है खड़गदर, ठीक है। सबसे पहले तो खड़ग का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। खड़ग का मतलब होता है तलवार। खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार। धर का अर्थ होता है धारण करना, ठीक है। जो खड़ग को धारण करता है उसे हम खड़गदर कहते हैं। कोई तलवार धारण कर रहा है। इस दुनिया में कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया है युद्ध में, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा, कोई व्यक्ति खड़ग को धारण कर लेता है, कोई गदा हाथ में रखता है, कोई चक्र चलाता है, तो वो चक्रधर हो गया, चक्र को धारण करने वाला हो गया। कोई मुरली को धारण करता है तो वो मुरलीधर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां देखो मैंने चक्रधर भी दिया है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या वो समझा रहा हूं। चक्रधर शब्द का जब भी प्रयोग किया जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है, क्योंकि सुदर्शन चक्र किसके पास था? भगवान कृष्ण के पास था, ठीक है ना। तो उनके लिए एक पर्यायवाची बन चुका है, चक्र को धारण करने वाला। भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है चक्र को धारण करते हैं जो वह कौन? कृष्ण। कोई भी चक्र धारण कर लेगा, लेकिन वो चक्रधर भले कहा जाएगा, लेकिन वो जब चक्रधर की बात कही जाती है तो भगवान कृष्ण के लिए की जाती है। इसलिए ये बी जो लिखा है, इस बी का अर्थ होता है बहुव्रीहि। ये इसका मीनिंग क्या है? बहुव्रीहि। देखिए इसका विग्रह हम कर रहे हैं, सारा खेल विग्रह का है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि कोई समास अगर आप विग्रह के दृष्टिकोण से देख रहे हो तब उसकी पहचान हो जाएगी। अगर यो लिखें कि चक्र को धारण करने वाला, तब तो ये विग्रह जो किया गया है वो आपका तत्पुरुष, ये वाला कौन सा? आपका कर्म तत्पुरुष का, क्योंकि को कारक चिन्ह। लेकिन यूं कहें कि चक्र को धारण करते हैं जो वह, इसका मतलब किसी व्यक्ति विशेष यानी जो है प्रभु विशेष, उसके बारे में बात कही जा रही है, तब तो वो क्या बन गया? बहुव्रीहि। और चक्रधर शब्द भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए अगर परीक्षा में आए तो आप उसको बहुव्रीहि में गिनोगे, इसमें नहीं गिनोगे, ठीक है। मैं इसका विग्रह भी कराऊंगा, लेकिन ये बी लिखा है, इसका मतलब प्राथमिकता बी को यानी बहुव्रीहि को ही देनी है। खड़गदर, खड़गदर का कोई ऐसा कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है कहीं पे भी। कोई भी तलवार धारण कर लेता है, एक सैनिक भी तलवार धारण कर लेता है। कोई देवी देवता अगर अपने हाथ में तलवार नहीं हो तो हमारे जगदम्बा, दुर्गा, काली वगैरह कोई देख लेना, उन सबके में हाथ में तलवार मिल ही जाएगी। ऐसे कई देवी देवता जिनके हाथ में तलवार मिल जाएगी। तो कोई भी कर सकता है तलवार को, तो धारण करने के लिए कोई विशिष्ट हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी पहचान सिर्फ तलवार से ही हो। इसलिए खड़गदर प्योरली जो है वो आपका कर्म तत्पुरुष है, खड़ग को धारण करने वाला, इसका मीनिंग ही यही होगा। तो इसका विग्रह लिखिए, खड़ग को धारण करने वाला। और आपको पता है फना मूवी में एक गाना आया था, उसमें खड़क शब्द आता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। कुछ नहीं, खड़क को धारण करने वाला, खड़ग को धारण करने वाला। ओके, अगला शब्द क्या आ रहा है? गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब क्या है? गगन को चुमने वाला। चुमने वाली कह दो या चुमने वाला कह लो, एक ही बात है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप में से मुंबई कौन कौन गया? मुंबई, मुंबई, बंबई, पहले बंबई था, मुंबई हो गया। कोई नहीं गया आप में से? मुंबई नहीं गए? चलो गए, एक तो गए कम से कम, लेकिन नाम तो सुना। हाँ, मुंबई सुना। मुंबई नहीं, छोड़ो, मुंबई तो बहुत दूर की बात हो गई। अपने पास में कोई ऐसा ले लेते, जयपुर। जयपुर गए होंगे? शाबाश, जयपुर वाले ये बहुत सारे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बिल्डिंगें देखी होगी। हाईएस्ट ऐसी कितनी बिल्डिंग देख ली है जिसमें 1 माला, 2 माला, 3 माला, ऐसी संख्या की कितने तक की? 10 माला तक की? 16, 32 माला की। कहां पर है ये? जयपुर में किस जगह? सिटी पार्क के सामने 32 माला की। चलो अच्छी बात है, मुझे भी पता लग गया कि अपने राजस्थान में 32 माला की भी बिल्डिंग है। बाकी आप मुंबई जाओगे तो वहां आप माला गिनोगे तो आपके सर की पगड़ी भी गिर सकती है, क्योंकि नजरें आकाश की तरफ जाती। तो 2 मारवाड़ी थे, वो बेचारे पहली बार जिंदगी में पहली बार कहीं मुंबई गए,
और उनको पता भी नहीं है कि ये मुंबई में किधर जाना है, कहाँ जाना है। बस बेचारे स्टॉप पे उतरे और उतरते ही सबसे पहले पहाड़ जितने ऊंची ऊंची, जैसे एवरेस्ट की 8,848 मीटर जो ऊंचाई है, वैसी बिल्डिंगें नजर आती। अब कौन सी बिल्डिंग में जाना, किधर जाना, कुछ भी पता नहीं बेचारों को। और वो गिन रहे 1 2 3 4 5 15 25, गिनते गिनते 45 तक पहुंच गया। अरे यार गिनती खत्म ही नहीं हो रही है, जा ही रही है। पास में पुलिस वाले ने हाथ लगाया कंधे पे, क्या कर रहे हो, कौन से माले में चोरी का प्लान बनाया। बेचारे शकल से ही चोर लग रहे थे है ना। बताओ कौन से माले में। तो बेचारा डर गया। तो बोले कहां तक गिनी, 25 तक। चलो निकालो 25 रुपए। बोले ये क्या, बोले कि यहाँ बिल्डिंग गिनने के पैसे लगते, पता नहीं तुमको। 25 रुपए दे दिए मारवाड़ी ने। फिर वो दोनों आगे आगे जा रहे और बात करते हैं। देखा पुलिस वाले को बेवकूफ बना दिया मैंने। बोले कैसे, बेंडा मैंने 45 तक गिनी थी। कहां तक गिनी थी, 25 तक। ठीक है। तो गगन चुम्बी, चुंबी का मतलब ऐसी इमारतें जो ऐसा लग रहा है जैसे गगन को किस करने निकल रही हो। 14 फरवरी कल है लेकिन आज ही किस कर लेगी, ठीक है ना। तो लिखो गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, गगन चुंबी इमारतें। अब समझ आया आपको ये शब्द। हम बोलते तो खूब है गगन चुंबी, लेकिन मतलब क्या है आज पता लगा। गगन ऐसा लग रहा है कि मानो गगन को चूमने जा रही हो, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बोलिए, चक्र को धारण करने वाला। बस इतना ही लिखना इसमें, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। नेक्स्ट, दिल तोड़। क्या करें इसका, हाँ अपने अपने जेंडर के अनुसार लिख लो। दिल को तोड़ने वाली भी लिख सकते हो, दिल को तोड़ने वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको हाँ जो जैसा जिसको लग रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन देसी। ठीक है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाली या दिल को तोड़ने वाला, एक ही बात है। हाँ वाली लिख लो बेचारा। हाँ अगला क्या लिखा है, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाली। हाँ, हाँ नहीं मुंह को तोड़ने वाली लिख दो, मुंह तोड़। हाँ मुंह तोड़ बीबी मिली है उसको। हाँ मुंह तोड़ बहू मिली है ना। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाली, मुंह तोड़ जवाब दिया सासू माँ को आज उसने, है ना। तो उसको बोलते हैं मुंह तोड़। मुंह को, मुंह तो क्या टूटेगा बेचारी का। अगला क्या लिखा है, मनोहर। देखो बी लिखा है ना, ये बी का मतलब होता है बहुबरी। थोड़ा समझ लीजिए ये बी क्यों है, बहुबरी क्यों है, वो समझा रहा हूं। देखिए मनोहर शब्द का मीनिंग तो होता है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ये इसका अर्थ। लेकिन मनोहर भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है, मनोहर। अगर मैं ये कहूं कि आज फतेह सागर का नजारा बड़ा मनोहर है और अंडरलाइन करके आपको पूछूं, तो वहां आपको तत्पुरुष लिखना है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही है, मन को हरने की बात हो रही है। लेकिन मैं ये कहूं कि भगवान कृष्ण को मनोहर कहा जाता है, इसका मतलब मनोहर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण के लिए। ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर ये भी लिखा है क्योंकि कृष्ण के अर्थ में बहुब्री होता है। तो इसका विग्रह कर लीजिए, मन को हरने वाला। इसलिए आपको बहुब्री ही लिखना है परीक्षा में, मनोहर अगर आ जाए। मुरली मनोहर, यस अभिषेक जी बिल्कुल सही है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां वर्ण की आवृत्ति होती हो वो अनुप्रास है। बिल्कुल मैंने जो बात कही थी उसमें अनुप्रास अलंकार ही था। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, तो र की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार। चलिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तर्क संगत, तर्क को संगत, जो तर्क को सही लगता हो उसको कहते हैं तर्क संगत, तर्क को संगत, यश को प्राप्त। ठीक है, तर्क को संगत यानी तर्क को जो सही लगता है, ठीक है ना, तर्क को संगत। ओके, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, करण तत्पुरुष से या द्वारा का लोप। द्वारा का प्रयोग कहां करते हैं, शरीर के अंगों में हम करेंगे। चलिए पहला क्या है, अकाल पीड़ित, इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, अकाल से पीड़ित, इसका विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित।
अकाल पीड़ित राजस्थान वासी, इसका मतलब होता है अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, ये आ गया से। किससे पीड़ित है वो? अकाल से। आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी हुई, ये लिखना है क्योंकि क्रियात्मक बात है। आंखों देखी घटना सुना रहा हूं, ठीक है ना। तो आंखों द्वारा देखी हुई, एक आंखों देखी घटना सुनाता हूं आपको, है ना। कई बार हम बोलते हैं आंखों द्वारा देखी हुई। द्वारा का प्रयोग शरीर का अंग, देखो बताओ कौन है? आंख। गुणयुक्त, देखो यहां दो शब्द ऐसे मिलेंगे आपको समास में जो आगे और आएगा। एक तो है गुणयुक्त और एक है गुण रहित, जो आगे मैंने दिया भी है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। गुणयुक्त और गुण रहित, दोनों में अंतर क्या है? गुण युक्त का मतलब है उसके अंदर गुण विद्यमान है, अर्थात गुण है, इसमें गुण नहीं है। जब गुण नहीं है तो गुण से अलग हुआ जा रहा, अलग हो रहा, तो ये अपादान का उदाहरण होगा, आगे हम लेंगे। इसका मीनिंग हो सकता है किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण का अभाव हो, गुण नहीं हो, तो वहां हम इसका विग्रह करेंगे गुणों से रहित या गुण से रहित, दोनों सही है। और यहाँ गुण से युक्त या गुणों से युक्त, दोनों सही है, क्योंकि बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं किसी में, कोई एक गुण की बात की जा रही है, इसलिए इसका विग्रह क्या करोगे आप? गुण से युक्त, गुण से युक्त। लेकिन ये गुण रहित कहां है? अपादान में, ये ध्यान रखना, अभी नहीं लिखना। तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास द्वारा, क्योंकि मनुष्य जब कार्य करता है तो अपने हाथ से लिखा हुआ है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तो वो उन्होंने स्वयं ने लिखी, तो तुलसीदास द्वारा कृत। तारो भरी, हाँ, तारों से भरी हुई, कोष्टक में रात लिख देना, क्योंकि तारों से भरी तो साड़ी भी होती है, बहुत सारे तारे होते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है, तारों से भरी हुई। हाँ, वो तार नहीं, वो बिजली के तार नहीं, वो बिजली के तार तो अलग तार है, ये तार स्टार, स्टार वो वाले, ठीक है ना। तारों से भरी हुई, हाँ, तारों से भरी हुई हमारे गांव की गलियां हैं, वो कह दो आप तो भाई को बिजली के तार लटक रहे, ठीक है। हाँ, दिल्ली में देखोगे तारों से भरी हुई गलियां ही गलियां हैं, सारे तार लटकते हुए मिल रहे हैं, यानी कि कभी सुसाइड करने का मन हो तो रस्सी लाने की जरूरत नहीं है, हर कहीं मिल जाएगी, है ना। तो वो तारों से भरी हुई, ये तारों से भरी हुई है। अगला वापस रुक जाइए, देखिए ये शब्द, ये दो जगह मिलने वाला है, ऐसा का ऐसा, जन्मांध, एक शब्द होता है जन्मांध, एक शब्द होता है मोहांध। यह आरपीएससी में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। और बहुत से बच्चों ने इसमें विग्रह गलत कर लिया। कई बार हम कहते हैं कि मैं मोह में पागल हो गया था, मोह में व्यक्ति पागल नहीं होता, मोह से हम मोह के वश बंधन में आ जाते हैं, तो मोह से व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए इसका विग्रह होगा मोह से अंधा। मोहांध का मीनिंग होता है मोह से अंधा, जो मोह से अंधा हो जाता है, ठीक है ना, मोहांध। लेकिन जन्मांध का मीनिंग क्या है? जन्म से अंधा। लेकिन ध्यान रखना वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि जन्म से अंधा मतलब वो आंखों से रहित हो चुका है, आंखें नहीं है, आंख से वो रहित है, इसलिए ये किस में आएगा? अपादान में। बस ये चीज हमें समझनी है, एक जैसे शब्द दिख रहे हैं पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है, विग्रह में। अगला लिखिए हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। राहुल जी सवाल कर रहे हैं सर कि कॉलेज में पूछा कि जन्म पैदा हुए या जन्म, क्या कह रहे हो सर? सर ने पूछा तुम जन्मे हो या पैदा हुए हो? ओ, जन्म, इंसान का जन्म होता है, ठीक है, इंसान के लिए जन्म होता है। हाँ, हस्तलिखित, अरे इसका लिखो ना, हस्त द्वारा लिखित। चलिए बाणाहत, बाण से आहत,
बाण से आहत, आहत यानी घायल, बाण से आहत हो चुका है, बाण से आहत, बाणाहत। बाण किसे कहते हैं? तीर, तीर चलाओ न नैनों से, बस वही। चलो अगला कौन है? संप्रदान तत्पुरुष। आवेदन पत्र लिखिए, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र, के लिए अंडरलाइन कर लेना। आवेदन के लिए पत्र, पत्र किसके लिए है? वो आवेदन के लिए। कोई कागज दिया गया, ये किसके लिए दिया गया? भाई हम आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए पत्र है, तो आवेदन के लिए पत्र। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी किसके लिए भैया? आराम के लिए कुर्सी है, एक आराम कुर्सी लाओ भैया, आराम के लिए कुर्सी। कृषि भवन, कृषि नहीं, कृषि भवन, इसका उच्चारण क्या है? कृषि भवन। पृथ्वी, री की मात्रा स्वर है, वो र की नहीं है, प्रकाश वाला नहीं है, ये क्रम वाला नहीं है, लेकिन हम बोलते गलत है, कृषि नहीं बोलते हैं, कृषि। ये शुद्ध उच्चारण क्या है? कृषि, कृषि भवन। कृषि के लिए भवन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा कृषि के लिए भवन, तो क्या उस भवन में हल चलाओगे? क्या उसमें खेती करोगे? इसलिए ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। कृषि भवन का विग्रह कृषि के लिए भवन नहीं करना। किसका भवन? अरे राम, मैं कब से कह रहा हूं कि वापस कर्षक ही कर रहे हो। ये कर्षक कौन बोल रहा है? कर्षक कहाँ है? अरे कृषक होता है, कृषक। और कोई है कर्षक? ये आपका दोस्त नहीं है, क्षेत्रीय प्रभाव है, ऐसा ही है। आप देखो, हम पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर हिंदी में हम बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं? अ, फिर क्या बोलते हैं? ब, ऐसे बोलते हैं अ, ये शुद्ध उच्चारण है। लेकिन आप देखना अलवर, भरतपुर, उस साइड में ए, बे, से, दे ऐसे बोलते हैं। अब हमारे इधर तो ए ये होता है, ए, बे और ये से, तो फिर उधर ये इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको भी से, इसको छे। अब हाँ तो ये, हाँ तो ये यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से हम उच्चारण गलत बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। कृषि भवन का विग्रह लिखिए, कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन, ऐसा भवन जहाँ कृषि संबंधित कार्य होता हो, जहां बीज मिलते हो, जहां क्या खेती बाड़ी का कोई सामान मिलता हो, या कोई योजनाएं जहां बनती हो, उससे संबंधित है, उसको कृषि भवन कहते हैं। कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन। इसी प्रकार देखो रेल भवन, तो क्या रेल के लिए भवन थोड़ी है वो, रेल संबंधित कार्य के लिए भवन, मतलब जहां रेल संबंधित कार्य होगा, सारी योजनाएं बनती होगी, टिकट वगैरह कुछ लेना हो तो वहीं से मिल जाएगा, और भी कोई योजना है या कोई लाभ है, वो सब बातें, आपको रिजर्वेशन करवाना नहीं करवाना, वो सब जगह पर जहां बातें हो रही है, वो रेल के लिए भवन नहीं है, रेल संबंधित कार्य के लिए भवन। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो ये वाला पूछा जाएगा आपको, छात्रावास। पहली बात तो छात्रावास का संधि विच्छेद, जो बच्चे ये करके आए छात्र धन आवास, पर ध्यान रखना इसका संधि विच्छेद छात्राधन आवास भी सही है, क्योंकि छात्रावास गर्ल्स का भी हो सकता है, बॉयज का भी होता है। गर्ल्स हॉस्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? छात्र धन छात्राधन आवास, और बॉयज हॉस्टल है तो छात्र धन आवास। इसलिए इसका शुद्ध अगर आपको विग्रह करना है, अगर आप लिखित परीक्षा दे रहे हो, तो छात्र ऑब्लिक छात्रा के लिए आवास, छात्राओं के लिए आवास भी लिख दो, छात्र छात्रा के लिए आवास। अगर वहां बच्चे रह रहे, लड़के रह रहे तो छात्र हो जाएंगे, लड़कियां रह रही है तो छात्रा हो जाएगी, और बहुत सारे रह रहे तो छात्र के भी राइट आप बहुवचन बना दोगे, ठीक है। छात्र छात्रा के लिए आवास या छात्र छात्रों के लिए भी आवास सही। नेक्स्ट क्या लिखा है? गौशाला, गो के लिए शाला, हाँ गो के लिए शाला, श है तालवी वाला, ये स नहीं है, जीजा का साला नहीं है, ये साला ऐसा है, ये यहाँ ये साला अलग है, ये साला और ये हाँ वो अलग है, ये ठीक है ना, ये तो रिश्ते वाली बात हो गई है, ठीक है ना। हाँ रिश्ते वाली बात हो गई, जैसे मेरे कोई साली नहीं है
है ना। तुमको तो कुछ बताना ही गुना है, हर बात है मुंह फाड़ देते हो, बस कर देते हो। हाँ। गौशाला, गो के लिए शाला। अगला क्या है? घर खर्च, घर के लिए खर्च। अच्छा इधर ये लड़कियां जितनी बैठी है बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे कोई सिस्टर है, बहन है? किस किसके सिस्टर है वो हाथ खड़ा करे। आपकी सिस्टर है? और जो अकेली है, जिनके कोई सिस्टर नहीं है, वो आप आपका कोई सिस्टर नहीं, भैया है इधर? तुम्हारे सिस्टर किस किस के नहीं है? इतने कोई सिस्टर नहीं है? अच्छा। हाँ। हाँ। चलो अच्छी बात। हाँ? क्यों यूं? जानने के लिए देखे अगला एपिसोड। घर खर्च, घर के लिए खर्च, ये बहुत बड़ी गहराई वाली बात है। घर खर्च, गुड़शाला। हाँ, ये वो गुड़ नहीं है, गुड़ घोड़े से बना है ना, घोड़े के लिए। तो लिखिए घोड़ों के लिए शाला। घोड़े अस्तबल बोलते हैं, अस्तबल जहां घोड़े रहते हैं ना उसको बोलते हैं। घोड़े के लिए शाला। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सा के लिए आलय। आपकी सिस्टर आपसे बड़ी एक छोटी है? हा? अच्छा ठीक, बड़ी थे एक सिस्टर। तो मेरी बात समझ में आ जाएगी अब आपको। ओके, चिकित्सालय। अभी भी नहीं आई हो तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। बात सब बहुत समझ में आ गई। अरे सीधा है, अगर बड़ी सिस्टर की शादी होगी तो छोटी वाली सिस्टर की साली चलाएगी, है ना। इसलिए कह रहा हूं, तो मैंने जहां शादी की वहां सिस्टर ही अकेली बेचारी वही थी। हाँ, तो उसके कोई सिस्टर नहीं है तो बताइए टेक्निकली मेरे साली हुई क्या? बस ये बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जिसके भी सिस्टर है, जिसके भी सिस्टर है, बड़ी बहन है और छोटी बहन है, तो बड़ी बहन शादी करेगी, छोटी बहन ऑटोमेटिकली साली बन जाएगी। उसके लिए कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चले, चिकित्सा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बनाए नहीं जाते, बन जाते। चिकित्सालय, चिकित्सा। अगला जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। जेब, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी और चावल। हाँ, हाथ के लिए कड़ी। हाँ, हाथ के लिए कड़ी। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। हाथ के लिए कड़ी, हाथ में पहनाई जाती है, हाथ के लिए कड़ी। हाँ, कड़ी और चावल नहीं लिखने अपने, हाँ वो अलग। हाथ के लिए कड़ी। अगला क्या है? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सामग्री किसके लिए भैया? हवन, हवन के। नेक्स्ट, अपादान तत्पुरुष, से अलग होना। पहले व्यक्ति ऋण से बंधा हुआ था, आज उसने अपना ऋण चुका दिया, तो क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब अलग हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखना, से का प्रयोग हो रहा है परंतु अलगाव की स्थिति में हो रहा। पहले व्यक्ति पैसे से बंधा हुआ था, उस पर कर्जा था, अब कर्जा चुका दिया तो ऋण से मुक्त। कर्म विमुख, कर्म से विमुख, कर्म में लगा हुआ था, अब वो कर्म नहीं कर रहा है, कर्महीन हो चुका है, कर्म से मुंह मोड़ चुका है, कर्म विमुख। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। देखिए जो व्यक्ति काम करता है वो कभी काम से मुंह नहीं मोड़ता, काम में लगा हुआ रहता। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारा मुंह पहचान लेते हैं, तो बेचारा वो परेशान हो जाता है। अभी उधर हॉल में जाऊंगा तो दादी जी बुला देगी, दादाजी बुला देंगे, काम बता देंगे, परेशान हो जाता है। कोई न कोई ऐसा बंदा जरूर होता है, एक ही जबान पर उसी का ही नाम आता है, तो तंग आ चुका होता है। तो फिर वो क्या करता है, इधर उधर छुपता रहता है।
वो क्योंकि सामने जाएंगे तो काम बता देगा, इसलिए हम काम से बचते हैं तो काम से दूर जाएंगे, अलग होंगे, तो काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट, गुण रहित, गुणों से रहित या गुण से रहित, गुण से रहित, गुण से रहित। अगर एक ही गुण से रहित है तो से गुण लिखना, बहुत सारे गुणों से रहित है। बच्चे लिख रहे हैं, एक तो आप गुरुजी ने ऊपर से साली नहीं, आपके खर्चा बच गया, तो साली पे कौन सा खर्चा करना पड़ता है? क्या क्या हमारे साली है नहीं, हमें एक्सपीरियंस ही नहीं, अभी उसके होगा देखिए वैसा कह रहा होगा। चलो, हाँ हाँ, अगला कौन सा हमारा? जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, यानी आंखों से वो रहित हो चुका है, आंखें उसकी नहीं है, ठीक है। जात बाहर, जात से बाहर, जात से निकाला हुआ, पहले जात में था, अब बिरादरी में था, उसको बाहर कर लिया गया, जात से बाहर। नेक्स्ट क्या है? पहले देश में था, अब देश से निकाल दिया, बाहर कर दिया, देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ। नरक भय, जो व्यक्ति नरक जाने से डरता है, नरक जाने से, हर व्यक्ति, कोई कहता है नहीं मैं तो नरक नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, हर सबकी ख्वाहिश यही होती, क्योंकि नरक में क्या होता है? तेल में तलते हैं, पकौड़े बनाते हैं। अरे हाँ मान लो यार, तो मैं मतलब इस शब्द की बात गरिमा बता रहा हूँ। तो व्यक्ति नरक से दूर जाने की कोशिश करेगा, नरक की तरफ जाएगा नहीं, तो अलग ही होगा। नरक से भय, इसका मीनिंग है नरक से भय। नरक तो ये यही सृष्टि में ही है, जीते जी नरक है, जीते जी स्वर्ग है। बस आज के युग में अगर आप देखो को, अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो और आप अंत तक उनका साथ दे रहे हो, तो आप माता पिता के लिए स्वर्ग से बढ़कर नहीं है। समझना है चीज को। अगर आपकी शादी होगी ना, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो आपकी सेवा नहीं करते ना, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो जीते जी आपके लिए वो भी नरक से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए हम इतना कुछ करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, है ना, पैसा, सुकून, ऐशो आराम, और हमें जैसे उसकी छोरे की लुगाई आई और उसके बाद पिताजी तो घर से निकाल दिए कि भाई जाओ कुंभ में डुबकी लगाओ, वही डूब मरो। ऐसे होते लोग। कुछ लोग तो कुंभ लेके गए डुबकी लगाने, वही छोड़ करके आ गए। टेलीविजन पे ऐसा आ रहा है, तो आप सोचिए कहाँ कुंभ स्नान करने गए। तो ऐसे होता कई बार, तो जीते जी नरक मिल जाता है। तो ये नरक से भय। नेक्स्ट अगला पद मुक्त, पद से मुक्त, पद से अलग हो जाना, पद से हट जाना, पद से मुक्त। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से मीनिंग अलग होना। पहले लक्ष्य था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होना, एक बार परीक्षा दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, तीसरी बार अहमदाबाद चला गया, तो इसका मतलब वो लक्ष्य से भटक गया। अगला सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, रिटायर्ड हो गया, सेवा से अलग हो जाना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मार्ग से अलग हो जाना, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। अब है संबंध, रिश्ता बताएगा। धारा किसकी है? अमृत की, अमृत नहीं, अमृत की। हाँ, तो लिखिए अमृत की धारा, अमृत की धारा, अमृत धारा। ऋषि कन्या, कन्या किसकी है? हाँ, ऋषि की कन्या। ऋषि के लिए कन्या मत कर देना, तो सत्यानाश हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक छोरे ने लिख दिया ऋषि के लिए कन्या, तो पहले ही जेल में मर रहे। हाँ, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, कन्यादान, कन्या का दान, दान किसका हो रहा है? कन्या का, कन्या का दान। नेक्स्ट, गंगा जल, क्या करें इसका? गंगा का जल, ये का और जल अलग अलग लिखना, नहीं तो गंगा का जल हो जाएगा। हाँ, अगर यमुना जल आ गया तो यमुना का जल, ठीक है ना, गंगा का जल, गंगा का जल। अगला कौन है हमारा? गोदान। अब थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि बी आ गया, इसका मतलब ये बहुब्री, ठीक है, इसको समझिए। गोदान शब्द का
शाब्दिक अर्थ क्या वो बता रहा हूं। गो का मतलब होता है गाय और दान का मतलब है देना। जब भी हम गाय का दान करते हैं वो गोदान कहलाता है, यानी गो का दान। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसको बहुब्री में क्यों गिन रहे हैं वो बता रहा हूं। 1936 यानी कि 1936 में हमारे हिंदी कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहें, कोई अतिशोक्ति नहीं है, मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन का अंतिम उपन्यास था गोदान। गोदान उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास को केंद्र बना करके, पात्र बना करके, उस उपन्यास की पूरी कहानी को लेकर के, और दूरदर्शन पर एक बहुत पहले धारावाहिक आया था जिसमें शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर ने भूमिका उसके अंदर दी थी अपनी एक्टर के रूप में। गोदान का एक पात्र है होरी। गोदान का एक पात्र क्या है? होरी। ये एक पात्र है, होरी नाम है, उसमें अलग अजीब नाम है। मुंशी प्रेमचंद के कैरेक्टर भी अलग होते हैं, सारे नाम ही अलग होते हैं, होरी, गोबर, जुनियान, ऐसे नाम है उसमें। तो होरी एक पात्र है और उस पर जो धारावाहिक बना, उस धारावाहिक का नाम था नीम का पेड़। कभी फ्री टाइम में यूट्यूब पर सर्च करना तो आपको पता पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, उपन्यास गोदान की कहानी पर आधारित, उसने गोदान उपन्यास पर आधारित। तो अब मैं इसको पूछूं कि गोदान का मतलब क्या है, तो आप क्या अर्थ ग्रहण करोगे? गोदान जिस प्रकार रामचरितमानस प्रसिद्ध पुस्तक, उस तरीके से हिंदी कथा साहित्य में, उपन्यास साहित्य में जब भी बात कही जाती है तो गोदान को बहुत अच्छा मतलब नाम मिला हुआ है, बहुत सम्मान मिला हुआ है। जैसे पंचतंत्र एक पुस्तक है, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा कादम्बरी है, पुस्तक है कादम्बरी। तो ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, उसमें से गोदान एक प्रकार की किताब है, उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद का। अब मैं इसको यूं कहूं कि गोदान पंडित जी ने गोदान के लिए कहा है, इसका मतलब गो का दान के लिए, और मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं किसी पुस्तक विशेष, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और वो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्री, क्योंकि यहाँ सिर्फ गाय के दान की बात नहीं हो रही, उस किताब की बात हो रही है, पुस्तक की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुब्री। लेकिन परीक्षा में अगर आए सिंपल गोदान, तब तो आप संबंध तत्पुरुष लिखना, इसका मीनिंग है गो का दान। ठीक है, तो लिखिए इसका विग्रह गोदान। हाँ, नहीं नहीं, गाय के नहीं, गाय के लिए दान थोड़ी है, गाय का दान कर रहे हो। उसके लिए तो क्या है? गाय के लिए, हाँ, आप बहुत बढ़िया प्रश्न किया, बहुत बढ़िया। हाँ, गाय के लिए दान किया जा रहा है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे हिंदी में कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, अगर किसी के पास पुस्तक हो तो जो इन्होंने बात कही है वो एक लाइन में कही है। हिंदी साहित्य का व्याकरण जो शुरुआत में लिखा गया, सबसे पहले जिस विद्वान ने लिखा हमारे हिंदी में, वो है कामता प्रसाद गुरु। इन्हीं को मानक मान करके, स्टैंडर्ड मान करके सभी व्याकरण बनाने वाले, लिखने वाले व्याकरण जितने भी हुए, उन्होंने अपनी व्याकरण में बात कही है। कामता प्रसाद ने बात कही थी कि किसी शब्द की व्याख्या संदर्भ के अनुसार तय की जाती है, उसके अंदर विशिष्ट तौर से समास के अंदर जो समास है हमारा तत्पुरुष समास, उसमें एक ही शब्द को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब जो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है वह आपका कई जगह पर अधिकरण तत्पुरुष में बन सकता है। वह जैसे अभी कहा ना, गाय का दान, गो का दान, तो बताइए किस कारक, किसका दान हो रहा है? गाय का दान, यानी गो का दान। या का विभक्ति का लोप हुआ, इसका मतलब संबंध। और अगर हम गाय के लिए लिख रहे हैं तो फिर ये किसका उदाहरण बन गया? संप्रदान का बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। इसलिए ये कोई फिक्स नहीं है कि यही विग्रह ही होना चाहिए, लेकिन संदर्भ के अनुसार हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के अंदर, शब्दों के अंदर ये बात कहीं कहीं हमें देखने मिलेगी। तो हालांकि प्रचलित रूप में तो हमें यही लिखना है। अगर ये नहीं मिले ऑप्शन में, जैसे देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। लेकिन अगर आप इसका विग्रह देश की भक्ति ऐसा भी लिख देते हो और वो नहीं है, तो आप उसको राइट मान सकते हो, क्योंकि देश की भक्ति कर सकते हैं हम। तो वो संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, वो सेंटेंस क्या कह रहा है उसके अनुसार अर्थ ग्रहण करेंगे। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है?
देश के लिए भक्ति। चलिए हम बात करें आगे। ये मैं लेके आऊंगा ये लाइन, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है। आपने बहुत अच्छी, ये बात मैं कहने से भी चूक गया, लेकिन ये अच्छी बात है, आपने मुझे याद भी दिलाया एक प्रश्न करके। चलिए ऐसे आप जागरूक बनते रहो, ठीक रहे, ताकि मैं भी, हो सकता है कोई चीज ऐसी जा रही हो तुम वो मतलब ऊपर से तो थोड़ी उसको गहराई में लेकर के आऊं। अगला लिखिए, चंद्र प्रकाश। चंद्र का प्रकाश, मून लाइट जिसको बोलते हैं, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, मून लाइट। चर्म रोग, चर्म का रोग, किसका रोग है उसे? चर्म का नहीं, चर्म का। प्रेम रोग, प्रेम का रोग। हाँ हाँ, ये भी एक बीमारी है। हाँ, प्रेम का रोग। कोई जरूरत है आप इसे सब नेगेटिव लेते हो, बहुत पॉजिटिव सोचो ना। प्रेम क्या है? प्रेम कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई आप किसी प्रेम, एक माँ अपने बेटे से भी कर सकती है, एक भाई अपनी बहन से भी कर सकता है, एक पति अपने पत्नी से भी कर सकता है, एक गुरु अपने शिष्य से भी कर सकता है। प्रेम में अपनत्व होता है, प्रेम में आत्मीयता होती है, प्रेम में समर्पण होता है। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, वो तो आपको पढ़ने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि उसके अंदर प्रेम के बारे में जो बात कही है। चिंतामणि एक पुस्तक है, उसमें 17 निबंध है। कितने निबंध है? 17। उसमें प्रेम, लज्जा, इन सब बातों पर, भाव जो हमारे विकार है बहुत सारे, उत्साह, ऐसे सब पर एक एक बात कही गई, बहुत सटीक व्याख्या की गई। बहुत खाली इस शब्द पर ही एक पूरा लेसन लिख दिया, इतना बड़ा उन्होंने, देख लीजिए प्रेम पर। तो लिखिए, प्रेम का रोग, जल प्रवाह, जल का प्रवाह। देशभक्त, देश का भक्त, किसका भक्त है वो? देश का। नरबली, नर की बलि। अब यहां नर की बलि, क्योंकि नर की मुंडी काट करके बलि चढ़ाई जाती है। नर के लिए बलि नहीं कर सकते हम, क्योंकि नर को बलि दिया जा रहा है, नर का जो है बलिदान किया जा रहा है, नर की बलि। इसी तरह पशु बलि, पशु की बलि, पशु की बलि ली जा रही है। लेकिन भूत बलि लिखोगे तो भूत के लिए बलि होगी। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। नेक्स्ट, रक्तदान। रक्तदान, रक्त का दान। सेना नायक, सेना का नायक। शांति दूत, भगवान कृष्ण बन के गए थे, शांति का दूत। सेनापति, किसका पति है वो? सेना का पति, दूत। सोमवार, सोम का वार। मंगलवार का क्या होगा? रविवार का क्या होगा? सर रविवार तुम्हारी छुट्टी रहती है, इसलिए हमको पता ही नहीं। हाँ लेकिन भूकंप, भू का कंप, भू का कंप यानी भूमि का कंपन, भू का कंप, कंपन। मृग छोना इंपोर्टेंट करना, आरपीएससी में आया हुआ ये प्रश्न है। मृग छोना बहुत अच्छा शब्द है ये, मृग का छोना। छोना यानी मृग का शावक होता ना, मृग, हरिण का बच्चा, उसको कहते हैं मृग छोना, मृग का छोना। हिरण का बच्चा है ना, उसको कहते हैं मृग छोना। आरबीएससी में आया हुआ मृग छोना, मृग छोना। चलिए अगला अधिकरण, तत्पुरुष में और पर का लोप। अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, आरूढ़ यानी सवार। किस पर सवार है वो? घोड़े पर। अश्व पर आरूढ़, आरूढ़ यानी सवार, अश्व पर आरूढ़। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, ये मुझे आत्मविश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, आत्म पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती हुई। मैं आप बीती दास्तान सुनाता हूं आपको। आप पर बीती हुई, आप पर बीती।
आप बीती दास्तान सुनाता हूँ एक, मैं बता रहा हूँ। आप बीती, एक मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, तो सगाई के लिए गया था बेचारा पहली बार, पता करने भाई कहाँ लड़की कैसी है देखने के लिए गए, तो उसको पता नहीं लड़की से बात कैसे करते, उसको पता भी नहीं था। तो गए वहां, बेचारी वो संतरे वंतरे आलू आलू वो चिप्स विप्स सब ला करके, चाय कॉफी ला करके बैठ गई, और आराम से इधर वो बैठी है सोफे पे, इधर वो लड़का बैठा हुआ। अब वो पूछता है उससे, दीदी आप कितने भाई बहन हो? क्या कहा? दीदी आप कितने भाई बहन हो? बोले पहले तो हम 2 थे, लेकिन आज से 3 हो गए। अरे आलू चिप्स बेंडा, आलू चिप्स खाने के लिए कोई जाता नहीं देते क्या? हाँ, समोसा कचौरी। अरे चिप्स केले के भी होते हैं, आलू के भी होते हैं, इसलिए बोला आलू चिप्स। हाँ, चलिए, तो उस लड़के ने मुझे बताई यूं, आप बेटी बताई, मैं सगाई के लिए गया तो यार उस लड़की ने मना कर दिया। मैंने कहा तेने पूछा क्या था? मैंने कहा दीदी तुम कितने भाई बहन हो? इसलिए मैंने कहा बेंडा उसको तेने जाती दीदी कह दिया तो फिर बात वही खत्म होगी, तो फिर क्या कहना था? कुछ नहीं कहना था, तो चुप रहता, वो कोई बोलती। ठीक है, आप बीती यानी अपने पर बीती। इसे इंपोर्टेंट करिए, आरपीएससी में आया हुआ ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, संधि है ईश्वर प्लस अधीन। ये लड़कियां सब सुन रही है, ध्यान रख लग रही है, कहा कभी ऐसे हमारे साथ सिचुएशन पैदा हो जाए तो इसकी बात ध्यान से सुननी है। अच्छी बात, लड़कियां बहुत सिंसियर है वैसे, डिसेंट एकदम। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, बहुत बढ़िया। कविराज, देखो इसको समझिए, कविराज। यहां राज का मतलब क्या है वो बता रहा हूं। राज से अभिप्राय है राजा, और राजा का मतलब किसी राज्य का राजा नहीं है। राजा का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, ये ध्यान रखना। कवियों में राजा, इसका मीनिंग है कवियों में राजा, कविराज, कवियों में राजा, कवियों में श्रेष्ठ। राजा का मतलब श्रेष्ठ, राजा का मीनिंग लिख देना कोष्टक में, श्रेष्ठ, कवियों में राजा, कविराज। बहुत बड़े कवि होते हैं तो उसके लिए शब्द काम मिलेगा। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, यानी कवियों में जो सबसे अव्वल दर्जे का कवि होता है उसके लिए ये प्रयोग में आता है, कवियों में शिरोमणि। नेक्स्ट, कवि पुंगव। देखो एक नया शब्द आपको सुनने मिल रहा है, पुंगव। ये पुंगव शब्द है संस्कृत का, इसका मीनिंग है श्रेष्ठ। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। इसका अर्थ हुआ कवियों में पुंगव, और कोष्टक में लिखना श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। इसका मतलब ये नहीं जो कवि पुंगी बजाते हो, हाँ, हर को ऐसे लिख दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। पुंगव यानी श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, कवि पुंगव। घुड़सवार, हाँ यूनिक, गुड़ पर सवार तो मक्या होती है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। नेक्स्ट, जलमग्न, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ होता है जलमग्न, ठीक है ना, जल में मग्न। देशवासी, देश में वास करने वाला, देश में वास करने वाला, देशवासी। नेक्स्ट, मुनि श्रेष्ठ। अब रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, ये सबसे अच्छा शब्द है, और इसी शब्द को लेकर के पिछली भर्ती में ये प्रश्न शायद आया हुआ है, इससे पिछली या उससे पिछली में ये प्रश्न आया, मुनि श्रेष्ठ को लेकर के, विग्रह को लेकर के, और उलझाया, और बढ़िया उलझाया, तबियत का उलझाया, बच्चे उलझ गए। और वास्तव में पेपर सेटर जो भी था बहुत बढ़िया था, उसने इस शब्द को किस तरीके से पूछा। देखिए, मुनि श्रेष्ठ का विग्रह क्या है, ये 2 तरीके से विग्रह मिलेगा आपको। मुनि श्रेष्ठ का मतलब होता मुनियों में श्रेष्ठ, एक विग्रह ये सही है, लेकिन इसका दूसरा विग्रह भी होता है, श्रेष्ठ है जो मुनि, ये भी सही है क्योंकि मुनि की विशेषता बताई जा रही है। और जहां मुनि की विशेषता मतलब जहां विशेषता की बात होती है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे हम बात करते हैं महासागर, महान है जो सागर, सागर की विशेषता बताई जा रही है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो श्रेष्ठ है जो मुनि, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा अगर विग्रह ऐसा मिलता है तो वहां ऐसा ही था,
कौन सा विग्रह गलत है? तो लड़कों ने रट्टा मार दिया कि मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, और वहां लिखा मुनि श्रेष्ठ इज इक्वल टू श्रेष्ठ है जो मुनि। लड़के वहां गलती करके आ गए, नहीं ये तो सर गलत है। अरे गलत नहीं है, ये विग्रह भी सही है, दोनों तरीके का विग्रह सही है। वो दृष्टिकोण ये था, उसको कर्मधारय मानते हुए उसका विग्रह किया। तो इसलिए शब्द को देखना पड़ेगा कौन किस तरीके से उसका विग्रह किया जा रहा है। जैसे देखिए गुरु श्रेष्ठ, गुरुओं में श्रेष्ठ, तो ये तो हो गया आपका अधिकरण, लेकिन श्रेष्ठ है जो गुरु, अगर ऐसा है तो कर्मधारय मानना पड़ेगा, क्योंकि है जो का प्रयोग हो रहा है। तो लिखिए मुनि श्रेष्ठ का विग्रह, मुनियों में श्रेष्ठ, ऑब्लिक करके लिखना श्रेष्ठ है जो मुनि, और कोष्टक में लिख देना कर्मधारय, ताकि आपको ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके का मिले तब भी हमें राइट करना। वापस बता रहा हूं, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, ओके, और कोष्टक में लिखो श्रेष्ठ है जो मुनि, ओके, और यहां कर्मधारय लिख देना। नेक्स्ट कौन है? सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बालक, सभी में ये बालक सबसे बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ। सिर दर्द, देखो बी लिखा है, ये बहुब्री है, हाँ, सिर दर्द का सामान्य अर्थ है सिर में दर्द, लिख लो आप तो, सिर में दर्द, सिर में दर्द, ये तो है इसका अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। लेकिन मैं ये कहूं कि रीट की परीक्षा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है, रोज पेपर आउट हो रहे, इसका मतलब अब वो सिर में दर्द नहीं है, वो बात क्या हो गई, साख की बात हो गई है, तनाव की बात हो गई है, टेंशन की बात हो गई है, ऐसी वस्तु जो मेरे सिर में दर्द देती है उसकी बात हो गई है, तो वो मामला अलग हो गया। कई बार कहते हैं अरे यार ये पड़ोसी सिर दर्द है, रोज आ जाता है चाय पत्ती शक्कर मांगने के लिए, तो होता है कई बार, किसी को देखने से सिर दर्द होता नहीं है लेकिन देखने से हो जाता है, वो तनाव है, टेंशन है, उसको कहते हैं सिर। एक तो वास्तव में सिर में दर्द हो रहा है, अरे यार आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब सर में दर्द हो रहा है, ये तो बात हो रही है आपकी इसकी अधिकरण दर्द, सर एकदम एकदम सही है, लेकिन तुरंत आती है अरे यार ये इन बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए सिर दर्द हो गया, इसका मतलब सर में अब दर्द है, क्योंकि इस बैच को कैसे भी करके निपटाओ फटाफट। मतलब उदाहरण बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अरे वो टेंशन में आ गए हम ऐसे ही क्या, नहीं आप बहुत बढ़िया, मुझे आनंद आ रहा पढ़ाने। अगला लिखो हर फन मौला, हर फन में मौला, हर यानी प्रत्येक, फन यानी कला, मौला यानी मस्त रहने वाला, अर्थात ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी कर दे, बॉलिंग भी कर दे, फील्डिंग भी कर दे, जरूरत पड़े तो एम्पायरिंग भी कर ले, अर्थात बर्तन भी साफ कर ले, खाना भी बना ले, झाड़ू पोछा सब कर ले मेरी तरफ, उसको कहते हैं हर फन मौला, ऑलराउंडर। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व में उत्तम, जो सबसे उत्तम है, सर्व में उत्तम। और कविवर, कवियों में वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, यूनिक, ये जो कवि बैठे उसमें ये मेरा वर है, मेरा दूल्हा है, वो वर का अलग अलग अर्थ है। कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, और गुरु श्रेष्ठ, गुरुओं में श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ है जो गुरु, श्रेष्ठ है जो गुरु। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अनुपम खैर।